उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले इससे पहले ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। साथ ही नेताओं ने भी अपनी अपनी रणनीतियों पर अब काम करना शुरू कर दिया है। हमने शाहजहांपुर से 132 विधानसभा, जलालाबाद से समाजवादी पार्टी की संभावित प्रत्याशी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप से आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन पर भरोसा जताता है और जनता जनार्दन उन्हें अपना वोट रूपी आशीर्वाद देती है तो वह जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जुमलेबाजों की पार्टी है। आज हम शाहजहांपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ शाहजहांपुर से लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी और 132 विधानसभा जलालाबाद से समाजवादी पार्टी की संभावित प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप मौजूद है। ज्योत्सना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ इस चुनावी इंटरव्यू पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय निकालकर हमको दिया। और साहसी 18 के सारे व्यूअर्स को, सारे लोगों को मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। होली की अनंत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों को। ज्योत्सना जी, आप अपना सबसे तो पहले जनता जनार्दन जो आपको देख रहे हैं उनको अपना परिचय दीजिए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते होंगे। जी बिल्कुल ज़रूर। जी, मेरा नाम ज्योत्सना कश्यप है। मैं समाजवादी पार्टी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी 27 शाहजहांपुर से हूँ मैं। और मैं बहुत प्यार देना चाहती हूँ, बहुत सम्मान देना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को, जिन्होंने मुझे इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया और लोकसभा में मुझे 5.5 लाख वोट देने का जो उन्होंने काम किया है, मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आया कि आप लोकसभा के चुनाव में मात्र 15 दिन पहले जनता जनार्दन के बीच आई और आपने यहाँ जो क्षेत्र में पहचान बनाई और जिस तरीके से जनता के मतों को हासिल किया, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद आपने बहुत 15 दिनों के अंदर हासिल किया, तो उसको लेकर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिनकी वजह से मुझे 15 दिन पहले आना पड़ा, पर उसके बावजूद भी उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए भी जो पार्टी ने, जो लोगों ने यहाँ पे समर्थन दिया, जो लोकसभा शाहजहांपुर के लोगों ने समर्थन मुझे दिया, 15 दिन कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं, 15 दिन बहुत छोटा समय एक लोकसभा चुनाव के लिए, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे 5.5 लाख वोट देने का काम किया। और जो मौजूदा क्या कहते हैं सांसद हैं, उनको कांटे की टक्कर हम लोगों ने दी यहाँ पे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, जो क्या कहते हैं हम लोगों ने सहयोग किया। और ये बात ज़रूर है कि अगर हम लोगों को थोड़ा समय और मिलता तो निश्चित है कि हमारे यहाँ से सांसद होता समाजवादी पार्टी का। आपने एक बहुत बड़ी बात ये देखने को मिली कि जब आपने वहाँ से चुनाव यहाँ से लड़ा था लोकसभा का, तो बहुत ही कम मतों से, हालांकि किसी कारणवश आप विजय नहीं हो पाए, लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ से चुनाव लड़ा और जो सत्ता पक्ष था उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, तो ऐसा क्या आपने एजेंडा अपनाया था जिसको लेकर आप इतना चुनाव भरपूर तरीके से लड़े? जी, मेरा एजेंडा जो था, लोगों का सम्मान था, लोगों का प्रेम था। और जो लोग जो परेशान थे, जो त्रस्त थे सरकार से कि क्या जो यहाँ पे शाहजहांपुर की मात, यहाँ पे सांसद हैं, शाहजहांपुर लोकसभा में विधायक हैं, मंत्री हैं, यहाँ पे कमी नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके की उनके नेतृत्व की। क्या उसने बड़े नेतृत्व होने के बाद भी क्या यहाँ लोगों की बात सुनी जाती है? क्या लोगों की समस्याओं का निवारण होता है? क्या यहाँ लोग अपनी बात ऊंचे स्तर तक कह पाते हैं? अगर वो अपनी समस्या का कोई समाधान कराना चाहते तो क्या हो पाता है? नहीं। इन सबको देखते हुए लोगों ने, और जो त्रस्त हो गई थी सरकार, आप आज के समय में, मैं थोड़ा सा अलग ट्रैक पे जाके कहना चाहूँगी कि आज के समय में कोई अभी समय नहीं हुआ है, 24 से 26 आ गया है, पर क्या हमारे मुद्दों में बदलाव हुआ? हमारे वही मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा। और आज के समय में, मौजूदा समय में, आज की तारीख में महंगाई से बड़ा कोई मुझे लगता नहीं इधर आज के समय में मुद्दा है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं। लोग लाइनों में, किस लाइन में नहीं लगे लोग ये बताइए? आधार की लाइन में, नोटबंदी की लाइन में लगे, उसके बाद केवाईसी की लाइन में लगे, और सबसे बड़ी बात अभी 2025 में किसकी लाइन में लगे? एसआईआर की लाइन में लगे। उसके बाद किसकी लाइन बच गई? एलपीजी की। तो इस सरकार ने काम दिया है आपको, आपका काम है लाइनों में लगना। तो जब आप लाइनों में लगे रहेंगे तो आप क्या बड़े मुद्दे सोच पाएंगे? आप क्या कर पाएंगे? लाइनों में लगिए और भूल जाइए, शिक्षा भूल जाइए, अस्पताल भूल जाइए, आपकी जो फसलें हैं उनको भूल जाइए, आपकी फसलों की एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भूल जाइए। आप सारे मुद्दे भूल के लाइनों में लगे रहिए। ये चाहती सरकार, ये सरकार अब जाने वाली सरकार है।
लगातार आप विधानसभा जलालाबाद में पहुंच रही है, जनता जनार्दन से मिल रही हैं, तो क्या इरादा है? क्या विधानसभा चुनाव 2027 में आपका यहां से आने का क्या इरादा है? क्या अगर समाजवादी पार्टी आपको यहां से चुनाव मैदान में उतारती है तो क्या ऐसे एजेंडे होंगे और क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है कि क्या वो आगे मुझे आदेश देते हैं। जो भी आदेश देंगे वो तो उस पे हम चलेंगे। बहरहाल बाकी जनता के बीच में बने हुए हैं, लोगों के बीच में बने हुए हैं। हमारे मुद्दे हमेशा से क्लियर रहे हैं और हमारा मुद्दा हमेशा से विकास रहा है। ना हमें पिछली बातें करनी हैं कि जैसे ये जो मौजूदा सरकार है, ये कभी आज की बात नहीं करेगी, ये हमेशा पिछली बातें करेगी। जो पिछली बातें जो बीत गई उन्हीं पे बात होगी और जो आने वाली बातें हैं उन पे बात होगी। मौजूदा समय में जो सरकार को क्या करना चाहिए, जो जनता की क्या मांग है, जनता की देखिए जनता की मांगे, हम बड़ी-बड़ी बातें तो बाद में कर सकते हैं ना, जब हमारी मौजूदा स्थिति ही सही नहीं है, जब हम मौजूदा बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान जैसी चीज़ों पे जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बड़े जो सपने सुहाने जो दिखाती है सरकार कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएँगे, हम विश्व गुरु हैं। आप बताइए क्या ऐसा भी विश्व गुरु होता है जिसके घर तक सड़क ना पहुंच पाती हो? लेकिन बीजेपी विकास की बात करती है कि उसने गांव-गांव सड़क और बिजली पहुंचाई है। क्या ये जो वादे हैं सरकार के, क्या ये झूठे वादे हैं? ये वादे तो झूठे ही हैं। वो क्या कहते हैं, अगर सच्चे वादे होते तो वादे अगर किए होते, वो वादे नहीं हैं, वो जुमला है। वो आपको कहते नहीं है कि बच्चों को, जैसे छोटे-छोटे बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए माँ-बाप क्या करते हैं? उनको टॉफ़ी पकड़ा देते हैं, ध्यान भटका देते हैं उनका। तो ये जो ऐसे जुमले ला देती कि हम विकास कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर जब सरकार जब करती कहाँ पे है? मेरा सवाल ये है कि वो किस जगह पे काम कर रही है? जब मैं क्षेत्र में निकलती हूँ, मुझे तो ना उनके सांसद मिलते हैं, ना मुझे उनके विधायक मिलते हैं, ना मुझे उनके मंत्री मिलते हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हुए, काम करते दिखते हुए। तो जब सड़कें हैं नहीं, सड़कें, शिक्षा, रोज़गार, जलालाबाद में कहाँ पे हैं फैक्ट्रियाँ? जो फैक्ट्रियाँ थीं, वो चल नहीं पाईं। मुझे जानकारी मिली, क्या कहते हैं कि एक शुगर मिल थी, वो भी नहीं चल पाई। तो जहाँ पे रोज़गार मिलना चाहिए था, वहाँ पे भी नहीं मिल पाया। मैं जानती हूँ, मुझे जब भी जलालाबाद जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, यहाँ का व्यक्तिगत जो मैंने अपने तौर पे देखा, यहाँ का हर आदमी दिल्ली की तरफ भागता है, नोएडा की तरफ भागता है, हरियाणा की तरफ भागता है, एनसीआर रीजन की तरफ भागता है काम के लिए। क्यों भागता है? इसीलिए जाता है ना, क्योंकि उसे यहाँ पे रोज़गार नहीं है। अगर जिस आदमी को यहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएँगी, यहाँ रोज़गार मिल जाएगा उसको, यहीं काम मिलने लगेगा, तो को अपना परिवार छोड़ के कोई बाहर क्यों जाएगा? अस्पताल पूरे तीनों ब्लॉकों में, जलालाबाद, कलान, मिर्ज़ापुर, कोई भी ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है 100 बेड वाला जिस पे आदमी अपना इलाज मुहैया करा सके। आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते होंगे, आप पूछिएगा, और मैंने तो पूछा है स्वयं से कि यहाँ पे अगर किसी को इलाज कराना होता है, वो फर्रुखाबाद जाता है या फिर बरेली जाता है। और ये सोचिए कितनी गलत बात है, ये कहते हुए मुझे कितना अजीब लग रहा है कि किसी को भी इलाज कराने के लिए वो अपना शहर में भी इलाज, अपनी जगह पे इलाज भी मुहैया नहीं करा सकता। उसको 100 किलोमीटर दूर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है कि उसको अच्छी व्यवस्था मिल सके। स्कूलों की हालत तो चरमराई हुई है। ऐसी व्यवस्था है कि स्कूलों की बिल्डिंग बनी हुई है, पर बच्चे उस स्कूल में पढ़ नहीं सकते। वो पढ़ते कहाँ हैं? स्कूल के बाहर जो फट्टी डाल के। ये व्यवस्था है, और हम चाहते हैं कि हम चाइना, जापान, अमेरिका, इन सब देशों से मुकाबला करना चाहते हैं ना। हम चाहते हैं, विश्वगुरु कैसे बनता है? विश्वगुरु तो तभी बन सकता है जब कि विश्व हमें माने कि हम कुछ सिखाने के लिए उसके काबिल हैं, तभी तो विश्वगुरु कहलाएंगे हम। और रही बात, मुद्दे तो इतने हैं कि आपके साथ साथ मुद्दों पे बात करते करते समय निकल जाएगा, पर मुद्दों पे बात होती चली जाएगी और विकास का कहीं नामो निशान नहीं आपने मिलेगा। जनता के लाइन की बात की, तो सरकार ने तमाम उज्ज्वला योजना के जरिए गैस सिलेंडर फ्री में दिए, तो ये जनता के लिए सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया था। एक बार सिलेंडर फ्री में दीजिए, उसके बाद सारे समय सारे वर्ष उस पे दाम बढ़ाते रहिए। अच्छा, सिलेंडर तो आपने एक बार दे दिया, जब अगली बार वो सिलेंडर ही नहीं खरीद पाएंगे तो उज्ज्वला योजना का क्या करेंगे हम? उज्ज्वला योजना का मतलब ही पूरा एक बार में निष्क्रिय हो गया। जब हमें सिलेंडर चलिए मिल गया, सिलेंडर के बाद आज की स्थिति, मौजूदा स्थिति, मैंने आपको पहले भी बताया मौजूदा स्थिति क्या है। आज के समय में लोग लाइनों में लगे हुए हैं सिलेंडर के लिए, घर में रोटी बनाने के लिए क्या कहते हैं परेशान हैं। इस समय क्या कहते हैं, होली का समय चल रहा है, रमज़ान का भी महीना चल रहा है। हर इंसान की अपनी निजी ज़रूरतें होती हैं, कमर्शियली ज़रूरतें होती हैं। अब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे क्या कहते हैं रसोइयाँ चलती थी, वो रसोइयाँ बंद कर दी गई। तो ये बताइए। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि ना गैस की कमी है और ना ही किसी
तेल या ईंधन की कमी है, पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में है। आप क्या कहना चाहिए? तो पता नहीं, अगर भरपूर मात्रा में है तो फिर ये लाइनें जो लगाए लोग हैं उसका, आप, मैं चाहूँगी कि एक पिक्चर चलाइएगा जो ये भरपूर मात्रा वाली लाइन भी, और साथ में उसके भी फ़ोटो लगाइएगा जहाँ पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए, बहुत गलत है, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। ये कहते हैं, अगर सरकार ये कहती है तो सरकार समझ लीजिए डायरेक्ट उस क्या कहते हैं, उस व्यक्ति का, उसकी मजबूरी का, उसकी आपदा का मजाक उड़ा रही है। अगर सपा आपको यहाँ से चुनाव मैदान में उतारती है और यदि आप पर भरोसा करती है तो आप शीर्ष नेतृत्व के भरोसे पर कितना खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल, मैं शीर्ष नेता, क्या कहते हैं, हमारे माननीय जी के भरोसे पे, देखिए, माननीय जी ने जो काम किया अपनी सरकार में वो किसी से छुपा नहीं। देखिए, काम बोलता है, उनका काम आज भी 2026 में भी उनका काम वैलिड है। हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं जो विजनरी नेता हैं। आप किसी से भी पूछिएगा कि विजनरी मतलब वो दूरदर्शी नेता हैं, वो दूर की सोचते हैं। उस आज के समय, कोविड कब आया? 2020 में आया ना, 20 और 21 में लहर आई कोविड की। हमारे नेता ने हमें लैपटॉप कब दे दिया? बहुत पहले दे दिया। मुझे खुद भी मिला है लैपटॉप उनके द्वारा, क्या कहते हैं, जब हम पढ़ते थे आईटी कॉलेज में तो हमें भी लैपटॉप मिला है। तो 2012 या 11 की बात है जब लैपटॉप हमें मिला। सोचिए, उस समय में उन्होंने सोचा कि बच्चों का आज का समय लैपटॉप का समय है, आज का समय नया समय है, तो उन्होंने हमें लैपटॉप दे दिए, चलने के लिए अच्छी रोडें दे दी, हमें एम्बुलेंस दे दिए हमारे। तो उस समय में और आज के समय में सोचिए कि अगर वो आज आते हैं, 2027 में हमारी सरकार बनती है, तो वो क्या कर देंगे, क्या सूरत बदल देंगे। हमें लगता है सूरत और सीरत दोनों बदल देंगे उत्तर प्रदेश की। अगर आप यहाँ से चुनाव जीतती हैं, मैदान में आप जाती हैं, चुनाव जीते, तो क्या ऐसे मुद्दे एजेंडे होंगे आपके जो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर आप जलालाबाद विधानसभा में करवाएंगे? देखिए, मेरे मुद्दे बहुत ही बेसिक मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए, जब एक कहावत है ना कि जब हम धरातल की चीज़ों को मुहैया करा देते हैं तब हम बड़ा ख्वाब देखते हैं। तो जब हमारे धरातल पे रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है, स्कूलों की समस्या जो मैंने आपको बताई, स्कूलों की बिल्डिंग है, बाकी वो हैं जर्जर पूरी तरीके से। स्कूल तो बंद भी हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अस्पताल नहीं है, एक अच्छा अस्पताल नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे बाढ़ की बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो जलालाबाद, ये विधानसभा का केंद्रित मुद्दा है। एक पशुओं का मुद्दा एक केंद्रित मुद्दा है। जैसे कुछ मुद्दे जो होते हैं जो वो उस जगह के केंद्रित होते हैं, यहाँ पशुओं की बड़ी समस्या है। जलालाबाद विधानसभा, मैंने देखा है कि लोग यहाँ पे तारों को रात-रात भर जाग के चौकीदारी उन्हें करनी पड़ती है, अपनी फसलों को बचाने के लिए है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका मुद्दा हो गया। उसके बाद जो मैं बता रही थी आपको, रोज़गार का मुद्दा हो गया। यहाँ पे पशुओं की जो समस्याएं हैं, बताते हैं कि यहाँ पे पशुओं को रखने के लिए बनाया गया है, पर आप विश्वास मानिए, मैं जब भी कांट रोड से जाती हूँ जलालाबाद याकूबपुर तिराहे के लिए, आप विश्वास मानिए, अक्सर रातों में हमको कम से कम नहीं तो 50 से 60 गायें या फिर वो खुला दिखती हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गायें गौशालाओं में है, फिर ये सड़कों पे कहाँ से है? अभी आपके इंटरव्यू के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास, मैंने रिकॉर्ड किया था कि अगर वो गौशालाएं में है तो वो रोडों पे क्या कर रही हैं। वही तो मैंने कहा ना कि सरकार एक तरीके से मजाक बनाती है इंसान की आपदा का, इंसान की मजबूरी का। उसके बाद जो मुझे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे लगा, बाढ़ का, जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ बाढ़ की बड़ी समस्या है, वो बहुत ज़्यादा जलालाबाद केंद्रित है। वहाँ के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर एक बांध आ जाता है, बांध बन जाता है, तो तटबंध एक बन जाता है, तो लोगों को बड़ी आराम हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। मान लीजिए, जब हम पिछले साल थे तो हमें याद है जब बाढ़ आई थी तो लोग अपने गांव से बाहर रोड तक नहीं आ सकते थे, इतना पानी था। और आपने तो कवर भी की थी वो न्यूज़ कि जब हम ट्रैक्टरों के माध्यम से, इतनी उनकी फसलें चली जाती हैं, उनका मतलब रहने सहने का, जो जीवन यापन करने का तरीका होता है, उनका घर तक उसमें डूब जाता है। तो अगर एक तटबंध बन जाएगा, एक बांध बन जाएगा, तो बहुत सहूलियत हो जाएगी, उनके जो जीवन यापन है उसमें आराम हो जाएगी। यदि आपकी सरकार आती है तो क्या इस मुद्दे को या इस कार्य को आप कितनी प्राथमिकता के तौर पर करवाएंगी? ये बाढ़ के जो तटबंध की बात करें, ये सब देखिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि ये इससे ऊपर है। ये सारे ही मुद्दे बड़े प्राथमिक हैं। ये सारे ही मुद्दे इंसान की पूरी, जो घर, रोटी, कपड़ा, मकान, इससे जुड़े हुए हैं। जब बाढ़ का पानी आता है तो घरों तक आ जाता है, उनका जीवन यापन बंद हो जाता है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, उनकी फसलें खराब हो जाती है, उनके पशुओं को सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो क्या कहते हैं, पशुओं की एक समस्या है, इसकी बड़ी प्राथमिकता है, और रोजगार की समस्या,
ये भी बहुत विकट समस्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पलायन की बड़ी समस्या है। यहाँ पे कलान की तरफ, कलान मिर्ज़ापुर की तरफ ये बड़ी समस्या मैंने देखी, जो कि यहाँ लोग पलायन कर जाते हैं और पूरे परिवारों को लेके चले जाते हैं। तो अगर यहीं रोज़गार मिल जाएगा तो किसी को भी अपने परिवार को छोड़ के, कहीं भी अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो यहीं रहकर अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। आज के माध्यम से आप जनता जनार्दन से किस तरह की अपील करेंगी और क्या संदेश देना चाहेंगे आज के माध्यम? मैं आज के आपके और चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि आज का समय, अब का समय ये पीडीए का समय है। पीडीए का समय है और आने वाला समय भी पीडीए का है। तो और हमारे माननीय जी का है। अगर जनता जुड़े, जनता इस चीज़ को सोचे, और जनता देखिए अब जनता भी सजग है, जनता जुड़ना चाहती है। जनता जानती है कि ये जो मौजूदा सरकार है ये जुमलाबाजी कर रही है, और इन्होंने सरकार ने इतना प्रताड़ित कर दिया है, मतलब हर पायदान पे प्रताड़ित किया है। अभी एसआईआर में कितना प्रताड़ित हुई जनता, इसमें आपको बेचारे गांव के लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते, उन्होंने उनको काम में ये फंसा दिया कि एसआईआर कराइए। ठीक है, अब जिनको जानकारी नहीं है वो क्या करा लेंगे, जिनको कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं थी क्या एसआईआर करा लेते। कितनी समस्याएं हुई एसआईआर की लाइनों में लगे लोग, अपने डॉक्यूमेंट बनवाने की लाइनों में लगे लोग। तो ये लाइनों में लगाने वाली सरकार है, ये मैं कहना चाहूँगी एक विफल सरकार है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके माध्यम से मैं जनता को ये कहना चाहती हूँ कि जनता सजग हो, जनता जुड़े, और आज के समय की हर नागरिक, हर व्यक्ति अगर किसी की तरफ अपनी आशा भरी निगाहों से किसी को देख रहा है तो वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देख रहा है। बहुत उम्मीदें उन पर टिकी हुई हैं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि 2027 में हमारी साइकिल की सरकार बनेगी और हम इन सभी मुद्दों पे काम करेंगे आने वाले, और बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि इनके नेता, विधायक, मंत्री ना मुद्दों पे दिखते हैं, ना काम पे दिखते हैं, ना जगहों पे दिखते हैं, ना जनता के बीच में दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की नेत्री ज्योतिष्ना कश्यप जी मौजूद थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज आने के लिए।